नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 19 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे वो ऊपर आई बटन या फिर यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं अगर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है। तो बताइए, अगर दूध को कुछ देर खुला रख देते हैं तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण, नींबू का अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या फिर कार्बोनिक अम्ल के कारण। तो देखिए, अगर दूध को कुछ देर खुला रख देते हैं ना तो उसका स्वाद खट्टा होता है, किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध की चीनी यानी लैक्टोज के किण्वन का उत्पाद होता है। लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से खट्टा दूध और अन्य दूध उत्पादों जैसे कि कैफिर हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया इत्यादि में मौजूद होता है। एसिड मुख्य रूप से खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर खट्टा होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि उसमें एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलता है कि शीशे की संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, शीशे की संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए, शीशे की संचयन वाली सेल में ना वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यधिक संक्षारक अम्ल यौगिक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के भौतिक गुणों में 10 डिग्री सेल्सियस का गलनांक, 337 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक और 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व होता है। यह कमरे के तापमान और दबाव में एक गाढ़ा, रंगहीन और तैलीय तरल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोलता है कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। मिजो पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में, मणिपुर की पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो देखिए, यूकेलिप्टस के वृक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूकेलिप्टस की 700 प्रजातियां होती है। यूकेलिप्टस की कुल कितनी प्रजातियां हैं, लगभग 700 है, ठीक है। देखिए, यह जो यूकेलिप्टस का वृक्ष है ना, यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, मैसूर, केरल और नीलगिरी की पहाड़ियों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह पर्याप्त नमी वाली, गहरी, उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता है कि उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो बताइए, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तेजना के समय जो हार्मोन उत्सर्जित होता है उसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, ये जो सेरोटोनिन होता है ना, ये सेरोटोनिन क्या करता है, नींद को जागने, नींद लाने, ये सब के लिए काम करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन होता है, ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। 2 प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है महिलाओं में, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देखिए, एड्रेनलाइन एड्रेनल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाने वाला एक गुप्त हार्मोन होता है। जब आप डर जाते हैं या उत्साहित होते हैं तो आपका दिमाग आपकी एड्रेनल ग्रंथियों को उत्साह के साथ आवेग भेजता है। इससे रक्त में गुप्त एड्रेनलाइन स्रावित होने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तेजित होने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलता है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो बताइए, पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा आवश्यक तत्व होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। तो देखिए, पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए जो मुख्य आवश्यक तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, पौधों के द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले दो आवश्यक तत्व होता है, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है सल्फर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोलता है कि साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है। तो बताइए साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है, केंद्रक का, कोशिका द्रव का, डीएनए का या फिर आरएनए का। तो देखिए साइटोकाइनिन में विभाजन होता है किसका, तो कोशिका द्रव का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन को करने में मदद करता है। सुकेंद्रिक कोशिका विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनने के दौरान होने वाले कोशिका विभाजन प्रक्रिया का एक भाग होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डीएनए किस में पाया जाता है। तो बताइए डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीएनए पाया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए डीएनए नाभिक में पाया जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया छोटी मात्रा में भी उपस्थित होता है। डीएनए एक अणु होता है जो सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आनुवांशिक निर्देशों का वहन करता है। एक डीएनए अणु एक जीव के सभी आनुवांशिक सामग्री से मिलकर एक गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो बताइए व्हेल मछली किस वर्ग में आती है, पक्षी वर्ग में, मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में या फिर स्तनधारी वर्ग में। तो देखिए व्हेल मछली आती है कौन सा वर्ग में, तो स्तनधारी वर्ग में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, पोर्पोइज हो गया, ये सब जो होता है गर्म रक्त वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक है, मैमल्स होते हैं और इंसानों की तरह ये भी क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं और इंसानों की तरह ये भी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे इंसान बच्चे को जन्म देते हैं उसी तरह जो व्हेल होते हैं ये भी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो बताइए कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह जो है वो किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या फिर राइबोसोम के द्वारा। तो देखिए कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह है वो होता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राइबोसोम एक कोशिका संरचना होती है जो प्रोटीन का उत्पादन करती है। कोशिका में राइबोसोम का स्थान एक निर्धारित करता है कि कोशिका किस प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन कर सकती है। यदि राइबोसोम पूरी कोशिका में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो यह कोशिका के भीतर उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो बताइए वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 पास्कल, 10 पे पावर 6 पास्कल, 10 पर पावर 5 पास्कल या फिर 10 पर पावर 7 पास्कल। तो देखिए वायुमंडल दाब का मान जो होता है वो होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है एक बार भी होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार भी होता है। वायुमंडलीय दाब जो है वो 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि 1 बार के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि पनामा रोग किससे संबंधित होता है। तो बताइए पनामा रोग इनमें से किससे संबंधित है, आम से, पपीता से, केला से या फिर अमरूद से। तो देखिए पनामा रोग जो है वो संबंधित है किससे, केला से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पनामा रोग या फिर फ्यूसेरियम विल्ट बोलते हैं इसको, एक पौधे की बीमारी होता है जो केले के पौधों जिसमें मूसा एसीपी को संक्रमित करती है। जो है यह फुसेरियम ऑक्सीस्पोरम एक कवक के कारण होने वाला एक मुरझाने वाला रोग होता है। उसके बाद क्या है कि एसपी क्यूबेंस जिसको फोक भी बोलते हैं, रोगजनक कवकनाशी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और इसका नियंत्रण पादप स्वच्छता उपायों तक सीमित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए
डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है, जो प्रयोग करता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यतिकरण सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, या फिर ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर? तो देखिए, डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के थ्योरी पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टेथोस्कोप का उपयोग किसी भी रोगी में शारीरिक जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक चिकित्सा उपकरण है। इसके माध्यम से डॉक्टर किसी के शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली दिल की धड़कन और अन्य ध्वनियों को भी सुन लेते हैं। तो यह स्टेथोस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन, यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो बताइए, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? फंगस संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण, वायरस के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो होती है फंगस संक्रमण के कारण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एथलीट फुट तब होता है जब आपके पैरों की त्वचा पर एक विशेष प्रकार का फंगस उग जाता है। यही फंगस क्या होता है? शरीर के अन्य हिस्सों पर भी विकसित होने लगता है, ठीक है। हालांकि यह जो है पैर के सबसे अधिक प्रभावित वाला जो भाग होता है वो कहाँ पर होता है? तो पैर की उंगलियों के बीच में होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता है कि चूहे का विष का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए, चूहे के विष का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? जिंक फॉस्फाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, लेड नाइट्रेट है, या फिर जिंक ऑक्साइड है? तो देखिए, चूहे के विष का रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, जिंक फॉस्फाइड फास्फोरस और जिंक का एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका उपयोग चूहों और अन्य कृंतकों को मारने के लिए एक कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। कृंतकों के पेट में यह जहरीली गैस फॉस्फिन का उत्पादन करता है, जो वास्तव में कृंतकों को मार देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता है कि कौन सा विटामिन किसी भी साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी भी साग सब्जी के द्वारा नहीं प्राप्त होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? तो देखिए, विटामिन डी जो होता है ये साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? ये सनलाइट से मिलता है। उसके बाद मछलियों से भी मिल सकता है ये, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी देख लीजिए, ये जो होता है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का आता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में देख लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका क्या? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और ये खट्टे फलों में लगभग पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, नींबू में भी होता है। तो लगभग खट्टे चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। उसी प्रकार विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। तो इसी प्रकार विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है। और ये जो होता है ये अंकुरित अनाजों में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ई, ठीक है। और ये जो है प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि करता है विटामिन ई। तो ये सब के बारे में भी जान रखिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये विटामिन डी जो होता है ना, ये एक्चुअल में सनलाइट से मिलता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये विटामिन डी को प्रिपेयर करता है, बनाता है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही लिखा है कि साग सब्जियों में विटामिन डी अनुपस्थित होता है, ठीक है। और फलों और सब्जियों में विटामिन B12, के और विटामिन सी ये सब मौजूद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, या फिर सोडियम सल्फेट? तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। इसका यूपेक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता है कि ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सा है? तो बताइए, ऑटोमोबाइल वाहन के द्वारा निकलने वाला सबसे हानिकारक गैस इनमें से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ओजोन गैस है?
तो देखिए ऑटोमोबाइल वाहन के द्वारा निकलने वाला सबसे जहरीला गैस जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CO, ठीक है, एक जहरीली गैस होती है जो पेट्रोल या डीजल को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले ऑटोमोबाइल के दहनशील इंजन के निकास प्रणाली से उत्सर्जित होती है, जो गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और गैर परेशान करने वाली गैस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता कि हीलियम गैस की खोज किसने की थी। तो बताइए हीलियम गैस की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, लोकेयर ने, एंडरसन ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो देखिए हीलियम गैस की खोज की थी किसने, तो लोकेयर ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाभिक की खोज किसने किया था, जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है उसका खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखिए 18 अगस्त और 20 अक्टूबर 1868 को हीलियम की खोज हुआ था, किसने किया था, तो पियरे जॉनसन और जोसेफ नॉर्मन लोकेयर ने हीलियम की खोज किया था। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व हीलियम होता है, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन होता है, और दूसरा कौन होता है, तो हीलियम ही होता है, ठीक है। उसके बाद हीलियम पृथ्वी पर अपेक्षाकृत दुर्लभ गैस भी होता है, जो यूरेनियम के जैसे तत्वों को रेडियोधर्मी क्षय का उत्पाद बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बोलता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, हृदय पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रेखित पेशी कोशिका या फिर अस्थि कोशिका। तो देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है वो आपका हो जाएगा कौन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर नर युग्मक की बात करें तो शुक्राणु हो जाएगा, और अगर मादा युग्मक की बात करें तो अंडाणु हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो किसी भी जीव का वो कौन होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा याद रखिएगा। उसके बाद इस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, बोलता है कि पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है। तो बताइए पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है, ग्रेफाइट से, कार्बन से, टीन से या फिर कोयला से। तो देखिए पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग जो है वो बना होता किससे, तो ग्रेफाइट से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए जब आप पेंसिल से लिखते हैं या चित्र बनाते हैं तो पेंसिल की लेड के छोटे छोटे टुकड़े कागज पर चिपक जाते हैं और एक निशान बना देते हैं। पेंसिल में शीशा वास्तव में शीशे से नहीं बनता है, यह ग्रेफाइट नामक कार्बन के एक रूप से बना होता है। ग्रेफाइट को मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और लंबी पतली पेंसिल लेड में से बनाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली सेट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।